अच्छा जी, इस बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारे अलर्ट वाला चैप्टर एक हो चुका है, सही है। वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग हो चुका है, वेरिएबल ऑफ नंबर्स हो चुका है, नेम लीगल और इलीगल हो चुका है, ठीक है। मैथ्स वाले भी हमारे पास नहीं हुए, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। और प्रॉम्प्ट हमारे पास हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 9 और चैप्टर 4, 3, 2, 1 ये हमारे पास अभी हो चुके हैं, ठीक है। सबको नज़र आ रहा है? जूम करने की नीड तो नहीं है? अच्छा, बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ मैथ की हम लोग ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं। क्या है प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, सारी चीज़ें ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली हैं, सही है। ये भी हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, है ना। दो नंबर्स लेके हम लोगों ने क्या किया था, उसको माइनस या प्लस किया था, मल्टीप्लाई और डिवीजन, सही है। अच्छा, ये मॉड्यूलस है, ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कॉमन है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 मॉड्यूलस 2, क्या आंसर आएगा इसका? 0 आएगा। इसको रन कर लेता हूँ मैं। ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो क्यों आ रहा है? रिमाइंडर हमारे पास इसमें नहीं बच रहा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 3 कर दूंगा, या सॉरी 3 कर दूंगा, तो अब क्या आएगा? 2 आएगा। 2 कैसे आया? देखो सिंपल है, इसको आप एग्जाम्पल इसके ऐसे दे सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास डिवाइड वाला ही सीन है, सही है। 20 अंदर आएगा, सही है, और 3 बाहर आएगा। अब कैसे सॉल्व होगा? चलो इतना तो बताइए होगा सबको यार। 3 6 जा, ठीक है, इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ख़राब बन गया ये, चलो लेकिन चल जाएगा। 18 का 1 गायब हो गया। अच्छा वो ऊपर ही था, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 2, सही है। तो ये मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर है। आप इससे इवन और ऑड निकाल सकते हो, सही है। इवन ऑड का तो पता है ना सबको। तो आप इससे बना सकते हो एक बेसिक सा, समझ लो एक कोड बना सकते हो, जिसमें आप यूज़र से इनपुट लो कि भाई, और आप उसको बताओ कि ये नंबर इवन है या ऑड, चाहे वो जितना भी बड़ा लिख दे, सही है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? तो अभी भी 2 आ रहा है, ये सही चल रहा है ये। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ चला लेते हैं, ये मुझे तो पता ही नहीं इसका आंसर क्या आएगा। 2 आ रहा है। रिमाइंडर्स का मतलब आखिरी तक चलते चलते वो 2 बच ही रहा होगा। और अगर हम इसको लास्ट में इसको 0 कर देंगे तो तब भी 2 आ रहा है, ठीक है। पता नहीं कैसे, लेकिन आ रहा है। सॉल्व करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। अच्छा, और एक आपके पास ये हो गया, क्या है ये? एक्सपोनेंटेशन, सही है। इसमें क्या है, ये आपके पास पावर है बेसिकली, है ना। कि अगर ये मैं 2 के साथ लगाता हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा काम कहाँ है? इसको
ठीक है, मैथ्स का तो समझ में आ गया, इसको हटा देता ना अभी हम। फोर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 कर दूंगा, अब क्या आएगा? 32 आ रहा है, ठीक है। 9 कर देंगे तो वो और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 को क्या कर रहा है? पावर 9, सही है। यहाँ पे अगर हम 8 कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो मैथ्स के आपके पास नॉर्मल आप यूज़ करते ही हो स्टडीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है। पावर, रिमाइंडर के लिए, डिवीजन, मल्टीप्लाई, माइनस, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इन्हीं से मिलके सारी चीज़ें बनती हैं, सही है। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पावर भी निकाले। अच्छा, ये जो बेसिकली जो आपको मैं कहूँगा कि रूल फॉलो करता है ना, ये बॉडमास का रूल फॉलो करता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बॉडमास का तो पता है ना, कौन सा रूल होता है बॉडमास का? किसी को वैसा है, किसी को बॉडमास का रूल नहीं पता? माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो कैसे चलता है वो? पहले आपके पास क्या होता है? ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, और डिवाइड होता है पहले या मल्टीप्लाई होता है? डिवाइड होता है ना। मल्टीप्लाई भी आवाज़ आ रही थी मुझे अभी यहाँ पे, पर चलिए कितना पता है लोगों को। डिवाइड होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक फ्लो चल रहा होता है। तो अगर आप इस तरह का कोई सॉल्व कर रहे हो ना प्रॉब्लम, तो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। आपके सामने ये चीज़ फेस हो जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से। मतलब आपके पास एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए इस तरह का ना। अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं? आपका जो इंटरव्यू जो ले रहा है, जो आपका डेवलपर है या जो भी है, वो आपको कोड लिख के दे देगा और वो आपसे पूछेगा इसका आउटपुट क्या आएगा, विदाउट रन, सही है। आप रन भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ कोड पढ़ोगे और आप आउटपुट बता सकते हो कि यार इसका आउटपुट क्या आ सकता है, ठीक है। अब ये ज़्यादातर कौन जवाब दे सकता है? जिसने प्रैक्टिस करी भी होगी, सही है, ज़्यादातर, और उसको पता होगा कि यार अगर मैं मिसाल के तौर पे नीचे वाली एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को +2 करूँगा तो क्या होगा। अब अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो बोल देगा यहाँ पे भाई ये तो प्लस हो जाएगा, और जिसने इसको एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, उसको पता होगा कि यार नहीं, यहाँ पे ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को नंबर से ज्वाइन कर देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में होते हैं अक्सर ना। आपको दिखा दिया जाएगा, आपको बोल दिया भाई यहाँ पे अब क्या आएगा। इतना ज़्यादा मैथ्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि ये तो मैथ्स है नॉर्मली, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन बहुत किए जाते हैं जिसका पूछा जाता है इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, पावर्स भी यूज़ कर लिए हैं और ब्रैकेट लगा के भी यूज़ कर लिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो फिर इससे जाके जो है पावर में जाएगा, ऐसा ही होगा ना। पहले ये सॉल्व होगा ना, या पहले ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाला काम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। प्लस लगाने से हमने स्ट्रिंग को देखा था, तो वो स्ट्रिंग आपस में ज्वाइंट हो रहे थे, ठीक है। ये चीज़ हमने इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर ली थी स्ट्रिंग और नंबर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ हमने तो एक्सपेरिमेंट नहीं करी थी, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। आंसर वो आपको वैसे ही बता रहा है। वो कह रहा था कि भाई आंसर इसका 41 आ रहा है, तो सही आ रहा है ना, क्योंकि उसने क्या किया, पहले 2 को प्लस किया, फिर आखिरी में हो गया। अब प्लस तो सारे एक साथ ही चलता है ना, ठीक है, तो वो लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई होता तो फिर ये पहले चलता, या यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर ये चलता, ठीक है।
वो फिर चीज़ अलग हो जाती। सही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको पहले रखा है और बाकियों को बाद में रख दिया, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 14। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सही है ना। माइनस वाले भी हम ट्राई कर चुके हैं, तो उससे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था ना, नहीं हो रहा था। और डिवाइड वाला हमने किया था तो क्या हो रहा था, डिवाइड भी हो रहा था। सही है, क्योंकि जावा से स्मार्ट है, समझ जाता है। ठीक है, ये भी हमने करके दिखा दिया था कि ये नंबर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको इसने नंबर बना दिया, मतलब प्लस लगाने से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बना दिया था उसने। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसने क्या किया, प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी इसमें फॉलो होती हैं, क्योंकि पूरी मैथ्स आपको यहाँ पे मिलेगी। +2 कर दिया उसने, 1 हो गया। ठीक है, इक्वलेंट मतलब 0 और 1 ट्रू फॉल्स ही होता है ना, बेसिकली वही वाली बात है। एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉल्स है। ठीक है, बस अभी यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ वेरिएबल बना के बस उन्होंने यहाँ पे क्या करी है, ऐड कर दी है। सही है, ये भी हम ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। ये थोड़ा अलग चीज़ था, मतलब ये इन्होंने यहाँ पे प्लस प्लस लगा के बीच में प्लस लगाया, इसके बाद प्लस लगा दिया। अगर अब ऐसा करेंगे, अभी हम ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हाँ, ये भी हमने ट्राई किया था, तो उसने क्या किया था, फिर नंबर को ऐड कर दिया था, क्योंकि प्लस लगाने से मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है वो। तो अब यहाँ पे अगर एप्पल की जगह 2 है, तो 2 के साथ आप प्लस लगाओगे तो वो 2 नंबर बन जाएगा, फिर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब आपने ऐड करना है। ठीक है, और फिर अगला आपका ऑरेंज जो भी उसमें वेरिएबल था, वैल्यू है 3, तो वो भी प्लस के साइन लगने की वजह से क्या हो गई, नंबर में कन्वर्ट हो गई। तो जब जावा सिर्फ समझ गया कि यार ये नंबर है, तो उसने फिर क्या कर दिया, उनको ऐड कर दिया। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खासा ही नहीं। ठीक है, अब ये असाइनमेंट उसने दे दिया, बोला कि भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। सही है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये पहले 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 ऐड होगा। सही है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बर्ड मास का रूल चलता है यहाँ पे, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा जी, आगे की चीज़ हम लोग ये सारी चीज़ देखते जाएंगे। ठीक है, इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, ये चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड ऑपरेटर और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ज़ीरो, फिल राइट शिफ्ट, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। जो नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो एंड और होता है। ज़ोर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, नॉट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला नॉट जो इस्तेमाल होता है मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं यूज़ केस में। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर जो आपके पास इस्तेमाल होंगे वो एंड और ही होंगे, नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे और उस चीज़ को देख के चलेंगे, यार ये किस तरह होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने बताया हम लोग के पास एक एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ट्रू बना दिया। ठीक है, या यहाँ पर कुछ भी लिख दिया XYZ। ठीक है, नंबर हमने लिख दिया 23। अब मैं इसको लॉक करूँगा, किसको करूँगा, इस प्रेजेंट, और एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। अच्छा, एंड ऑपरेटर एक बार इस्तेमाल नहीं होगा, हमें जब कंडीशन लगानी होती है हम 2 दफ़ा यूज़ करता है। ठीक है, मतलब इस तरह एंड ऑपरेटर 2 दफ़ा लगता है बेसिकली ये। और दूसरा मैंने क्या रखा है, नंबर। अब इसका आउटपुट क्या आएगा,
इसका आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट के तरीके से बन रही है, ठीक है। ऐसा ही है ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ मैं? क्या आया? अच्छा जी, अब अगर मैं इसको यहाँ पे सिंगल इक्वल टू करूँगा तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा? पक्का? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा? अच्छा, जो कह रहे हैं फॉल्स आएगा वो हाथ खड़ा करे, और इसके अलावा कोई दूसरा कोई कह रहा है तो वो हाथ खड़ा करे। 23 वाले हाथ खड़ा करने का है। 1 2 3 4 5। ये वो वाले भी हैं जो पहले जो है ना फॉल्स वाले में खड़े हुए थे, अब उनके हाथ जो है ना इसमें भी खड़े हो गए। आंसर इसका आएगा 23, ठीक है। 23 क्यों आ रहा है कि इस प्रेजेंट के अंदर वेरिएबल अभी ट्रू था और मैंने उसमें वैल्यू सेट कर दी है, तो बस अब वो कंसोल हो रहा है ना उस पर, ये तो वैल्यू सेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो कंसोल हो रहा है वो क्या हो रहा है? असाइन हो गई ना वैल्यू, रीडिक्लेयर कर दिया ना, मतलब हम लोगों ने, सॉरी रीडिक्लेयर नहीं बोलेंगे इसमें, हमने वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। कौन सी? नंबर, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या है आपके पास 23। अगर मैं इसको डायरेक्ट, इसको अगर मैं ऐसे नहीं करता तो अब क्या आएगा? अब ट्रू आएगा, सही है। तो मैंने क्या किया, इस प्रेजेंट के अंदर इक्वल टू लगा के नंबर की वैल्यू मैंने क्या कर दी? सेट कर दी। तो अब यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे भी लॉग के अंदर आपके पास 23 आएगा। बेसिकली वो लॉग इसी को कर रहा है, ठीक है, वैल्यू असाइन भी हो रही है, लेकिन वो लॉग इसको कर रहा है, इस प्रेजेंट को, सही है। अगर मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ और इस प्रेजेंट को यहाँ पे कर देता हूँ तो अब क्या आएगा? अब उसने क्या किया, नंबर के अंदर क्या कर दिया, नई वैल्यू जो इस प्रेजेंट की वैल्यू थी वो उसमें असाइन कर दी या उसमें ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल, क्या बोलेंगे इसको हम, इक्वल टू बोलते हैं ना इसको, सिंगल इक्वल टू जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है नॉर्मली। तो ये हम यूज करते हैं कब? जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है किसी भी चीज़ को, ठीक है। हालांकि ये वैल्यूज़ का अगर आप नॉर्मली टेबल वगैरह में देखोगे या इक्वल टू करके देखते हो मैथ्स के अंदर, तो वो एक आंसर आता है बेसिकली, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या है, वैल्यू आप असाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है, आप इक्वल टू करके लिखोगे, सही है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है फिलहाल, सही है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको कंपेयर करना है कि यार ये दोनों बराबर है या नहीं है, सही है, तो मैं लगाऊंगा डबल इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। डबल इक्वल टू यूज करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि ट्रू और 23 इक्वल नहीं है, एक नंबर है और एक बुलियन है, टाइप ही डिफरेंट है, सही है। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमारे पास दो तरीके से हो जाते हैं। एक तो हो गया ये डबल वाला, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये थर्ड भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? थर्ड मैंने किया, ये भी एक आपका क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, और लैंग्वेजेस के अंदर नहीं होता, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ डबल जो है ना होता है ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इस प्रेजेंट लिख देता हूँ और मैं यहाँ इसको रख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। अब मुझे बताओ कि अब मैं इसको अगर इक्वल टू कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा वो हाथ खड़ा करें, सही से हाथ खड़ा करा करो, बिल्कुल नजर आए यार कि आवाम कितनी है। और जितने लोग कह रहे हैं ट्रू वो हाथ खड़ा करें, ट्रू वाली आवाम ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पे जो डबल ऑपरेटर यूज हो रहा है वो वैल्यू को जो है ना कंपेयर कर रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑपरेटर यूज कर दूंगा
तो अब ये वैल्यू को नहीं, अब ये वैल्यू प्लस टाइप, डाटा टाइप आपकी कौन सी है उसको जो है ना कंपेयर कर रहा है। अब क्या आंसर आएगा? फॉल्स। यहाँ बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है कि डबल इक्वल टू आप कब यूज कर सकते हो? जब आपको टाइप मैटर नहीं करती आपके काम के अंदर, सही है। जैसे 23 को 23 से कंपेयर किया तो ये नंबर तो है, सही है। तो जब आपने सिंगल टाइम यूज किया तो उसने क्या किया है? टाइप को उसने कंपेयर नहीं किया है, उसने सिर्फ वैल्यू को कंपेयर किया। तो वैल्यू तो दोनों की सेम हो गई है ना, 23 सेम हो गई, तो उसने आंसर ट्रू कर दिया। लेकिन जब आपने ट्रिपल इक्वल टू लगाया, सही है, तो उसने क्या किया? उसने टाइप भी चेक करी कि एक तरफ आपकी टाइप नंबर है और दूसरी तरफ आपकी जो टाइप है वो कौन सी है? स्ट्रिंग। तो दोनों में डिफरेंस है, तो उसने इसलिए आंसर आपको क्या कर दिया? फॉल्स। ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब इसका रीज़न ये एक्स्ट्रा होने का क्योंकि जावास्क्रिप्ट टाइप डिक्लेयर नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम टाइप डिफाइन नहीं करते, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर जैसे मैं अगर आपको टाइप स्टेप थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ एक, तो अब आप यहाँ देखो टाइप स्टेप में अब देखो ये तो हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इस कॉन्स को छोड़ दो, ये समझो यहाँ पे वार है और मैसेज है और ये क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड, सही है। लेकिन अगर मैं इसको टाइप स्टेप में लिखूंगा तो मैं इसको यहाँ पे टाइप डिफाइन करूंगा इसकी, यहाँ पे कहीं करी गई हो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वार माय नेम, और यहाँ पे हमने क्या लगाया? नहीं स्ट्रिंग नहीं है ये, तो देखो ये क्या है? कॉलन है। और स्ट्रिंग हमने उसको टाइप डिफाइन करी है और फिर हमने लिखा है। अब मैं अगर यहाँ पे नंबर भी लिख दूंगा ना तो ये एरर देगा, बोलेगा यार आपने स्ट्रिंग तो टाइप डिफाइन करी हुई है लेकिन आप लिख नंबर रहे हो, तो ये एरर आपको उसी टाइम पे आपको फेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये टाइप स्टेप का जो है ना एक फ्लो है, ठीक है। ये भी हम आगे जावास्क्रिप्ट के बाद देखेंगे, सही है, कि क्या होती है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है टाइप स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, सही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आपको एक थर्ड ऑपरेटर जो है ना यहाँ पे दिया गया है जो टाइप कंपेयर कर रहा है बेसिकली। वरना ये आपको और लैंग्वेजेस के अंदर तीन कंपैरिजन जो होते हैं ये नहीं मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, आपको दो इक्वल टू यूज़ करने पड़ता है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। थर्ड वाला जो आप जो लगा रहे हो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही मिलेगा आपको सिर्फ। बात क्लियर हो रही है? डबल इक्वल टू आप यूज़ करोगे किस लिए? वैल्यू के कंपैरिजन के लिए, सही है। अच्छा ये बैड प्रैक्टिस में भी आता है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में जब आप काम करो ये बैड प्रैक्टिस में भी आता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े एरर्स फिक्स मसले आ जाएंगे। एरर जो मैंने आपको मिसाल दी थी अमाउंट वाली, कि मैंने एक जगह अमाउंट भेजनी है तो वो तो नंबर में होगी, और मैं वहाँ पे अगर कंपैरिजन करा लूँ डबल इक्वल टू तो वो कंपेयर कर देगा कि यार नंबर और स्ट्रिंग तो सब बराबर ही होता है, तो वो आगे प्रोसेस कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा आगे का कोई ना कोई मसला आ जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाएगा, एरर आ जाएगा, कोड फट जाएगा मेरा, सही है, ऐप क्रैश हो जाएगी मेरी। तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? ट्रिपल इक्वल टू, सही है। तो जो टाइप भी आप क्या कर लेगी? कंपेयर कर लेगी। तो अगर किसी डेवलपर ने पीछे जो है ना गलती करी भी है, स्ट्रिंग में डाटा रख दिया इस तरह का जो नंबर में होना चाहिए, तो वो इस कंपैरिजन करने के लिए कि मुझे अगर मिसाल तौर पर आपके अकाउंट में भेजनी है, उससे पहले मैंने कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर ये दोनों बराबर हो तो ही भेजना, अदरवाइज मत भेजना, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बराबर ना हो तो वो भेज देना, ठीक है। ये कंडीशन एक लगाई हुई थी हमने। तो अब अगर उसने आपने वहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो वो बराबर करके आगे भेज देगा, जो कि गलत हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है।
और अगर आपने 3 कंपैरिजन ऑपरेटर वहाँ पे मतलब यूज़ किया है इस तरह इक्वल टू, तो वो टाइप भी चेक कर लें, तो वहाँ पे वो चीज़ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आ जाएगी, एक समझ लो आप, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, आगे प्रोसेस नहीं करेगा, वो आगे उसको मतलब आपकी जो अमाउंट है जो आप भेजना चाह रहे हो वो सेंड नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ गई बात? अच्छा जी, मैं और क्या देख रहा था, अच्छा एक तो ये हमने देख ली, सही है, इक्वल टू भी हमने यहाँ पे देख लिया था, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 23 दोनों नंबर रख लेता हूँ, ठीक है, दोनों नंबर हमारे पास क्या है, 23 है। अब मैं यहाँ पे अगर यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन या लेस देन, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? कोई है जो कह रहा है ट्रू आएगा, बात खड़ा कर ले। नहीं है, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दोनों को कि भाई 23 बड़ा भी है 23 छोटा भी है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों नेम जो वेरिएबल है या उनकी वैल्यू जो है दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके इक्वल भी चेक करेगा। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा यार चलो ऊपर छोटा नीचे छोटा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर बराबर भी है तो भी मैं ट्रू कर दूं, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी है, सही है। अब मैं चेक करूंगा तो अब क्या आंसर आएगा, ट्रू, क्योंकि ये बराबर तो है। बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है, सही है। ये वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर आप लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास इसके अंदर आता है, हमने चेक तो कर लिया भाई कि कंपेयर तो कर लेते हैं। जैसे मैंने बात की कि यार मुझे रोकना तब है जब मेरी वैल्यू बराबर ना हो, है ना। अब ये अगर मैं चला देता हूँ, बराबर कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके, तो ये तो मेरा बराबर हो गया, ठीक है। तो ना हो वाली कंडीशन कैसे लगेगी कि ये बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू हम यूज करेंगे। अच्छा, नॉट इक्वल टू कैसे यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू चाहिए होगा, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू की नीड नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे यूज करोगे तो क्या होगा, अब ये नॉट इक्वल टू है, मतलब वो चेक करेगा कि भाई नंबर और इस प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो दोनों बराबर नहीं हो, तो यहाँ पे क्या अभी क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, पक्का। जो कंफ्यूजन वाले हैं वो अभी भी ट्रू सोच रहे हैं, मैं उनके जहन में चल रहा है, नजर आ रहा है मुझे। कोई है ऐसा जो सोच रहा है इसमें ट्रू आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आ रहा है कि भाई जो 23 है आपका वो बराबर नहीं है किसके, 23 के, जो कि बात गलत है ना। सही कैसे हो गई, गलत है, क्योंकि बराबर ही तो है ये। अगर मैं इक्वल टू यूज करूंगा तो सही है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, जो कि बराबर है। लेकिन अगर नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझने वाली चीज है, ठीक है। सही है भाई, यहां तक क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही सब। डबल इक्वल टू भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू, और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू, लेकिन ये विथ टाइप चेक करेगा, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, कंपैरिजन करेगा, ठीक है। इक्वल टू मतलब वही चीज करेगा, लेकिन ये टाइप चेक नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। ये क्या करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों कंपेयर करेगा, और ये लेस देन और इक्वल टू दोनों कंपेयर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज हमने करी है, ठीक है।
किसका नहीं, सम टाइम इशू पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह लिखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने इस तरह लिख दिया है तो ये एक अलग चीज़ है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक, अभी हम आगे चलिए पढ़ेंगे, फंक्शन होता है बेसिकली, टाइप है, तो ये यहाँ पे मसला कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से लिखते नहीं हैं, क्योंकि ये एक लिखने का तरीक़ेकार है ऐसा। और जो सिंगल इक्वल टू है वो क्या करता है, वैल्यू हम लोग असाइन करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने देखा था, सही है। जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे तो इनिशियलाइज़ की थी वैल्यूज़, उसको किस तरह यूज़ किया था, सिंगल इक्वल टू को यूज़ करके, है ना। डबल तो यूज़ नहीं किया था ना हमने। स्ट्रिंग कंपैरिजन भी हो रहा है, देखो यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ देखो जो स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है ये किस बेस पे हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है कि भाई ये z और a इज ग्रेटर देन, ठीक है, z ग्रेटर देन है a से, अल्फाबेटिकली हो रहा है ये, एस की कोड के थ्रू होता है ये। एस की कोड का आइडिया है किसी को? यार मैं दिखाता हूँ उनको, रुको पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा? एक ही बंदा है, बाकी फॉल्स वाले, और बाकी सोच रहे हैं कि यार इसके अलावा भी कुछ आ सकता है यार, बीच का ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ हो सकता है। जल्दी बताओ क्या आएगा। ट्रू आएगा। क्यों फॉल्स आया है? ए बड़ा है। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर इसको ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे ए डाल देता हूँ और यहाँ पे बी डाल देता हूँ, ठीक है। बताता हूँ, थोड़ा सा खेल लो ताकि अंदाज़ा हो जाए चीज़ों का। इसकी कोड देख ही लेते हैं। स्पेलिंग सही है ना मेरी? AS ये पूरा आपके पास ना, एक जो हमारे पास जो स्पेशल ऑपरेटर्स या अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं ना हमारे पास, जो हमारे इसमें लिखे हुए कीबोर्ड के अंदर, वो हमारे लिए वैसे स्ट्रिंग है लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं होते वो, सही है। तो कंप्यूटर के लिए वो एक कोड होता है, जैसे यहाँ पे बाइनरी होता है, ठीक है, हेक्सा, ऑक्टा, इसी तरह यहाँ पे ये कोड होते हैं बेसिकली, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास होता है वो 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है, अपर केस वाला, ठीक है। कहाँ से हो रहा है? अच्छा, ये जब हमारे पास एंड होता है तो 90 तक होता है, उसके बाद 97 से हमारे पास लो वाला स्टार्ट होता है, सही है। और फिर कहाँ तक एंड होता है ये? 122 तक, ठीक है। तो ये कोड होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जावास्क्रिप्ट जो है ना हेक्सी कोड में कन्वर्ट कर रहा है, देख रहे हो। अब ए स्मॉल जो है वो ग्रेटर देन है किससे? कैपिटल से। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू क्या है? 65 है। कहाँ गया? कैपिटल ए की कितनी है? अपर केस जो ए है हमारे पास 65 है। और जो हमारे पास नमाज का ब्रेक है, चले फिर नमाज के बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये सब कोड आप लोगों को समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस टेबल आपके पास ऑलरेडी होता है तो आप उससे देख सकते हो, ठीक है।
ये इसके बाइनरी कोड भी लिखा हुआ सही है, जैसे बाइनरी में किस तरह शो होता है, बी की क्या वैल्यू है बाइनरी के अंदर, ऑक्टा हेक्सा सारी यहाँ पे जो है ना डिफाइन की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, किसका नंबर का, कौन से नंबर का यार, ये रियल लाइफ यूज केस आपको बता तो रहा हूँ मैं। आपका जो कंप्यूटर है वो समझता ही यही कोड है, बाइनरी समझता है ना 0 1, तो वो समझता ही है। अल्फ़ाबेट्स तो आपके सिर्फ जो है ना उसके लिए लिखे गए हैं आसानी के लिए इंग्लिश के, ठीक है, वरना कोड तो वो यही है। तो कंप्यूटर समझता जो है वो बाइनरी है, सही है। अच्छा जी, ये हमने देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमने यहाँ देख लिया है, ठीक है। नॉट इक्वल टू भी हमने यहाँ देख लिया है, ये मैंने आपको बता दिया था कि ट्रू इक्वल टू 1 ट्रू होगा, सही है। तो कि जो ट्रू है वो 1 ही होता है, सही है, और फॉल्स 0 होता है। तो अब अगर आप कंपैरिजन करने बैठ जाओगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ लगते हो कंसोल डॉट लॉग, तो अगर आप फॉल्स को कंपेयर करते हो इससे 0 से, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अगर चलो मैं ट्रिपल इक्वल टू करूँगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा ना, डाटा टाइप चेक करेगा ना वो। अब एक की डाटा टाइप नंबर है और एक की क्या है स्ट्रिंग, डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा, और कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा, और बीच वाले क्या कह रहे हैं, फॉल्स एंड ट्रू दोनों आएगा। तो सही से हाथ खड़े करो ना, ट्रू वाले कितने हैं भाई, ये इसका आंसर ट्रू आएगा, और फॉल्स वाले कितने, वो हाथ खड़ा करें, ट्रू आएगा। क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप चेक नहीं हो रही ना, मैंने ये बात तो करी कि आप वैल्यू चेक कर रहा है। जब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि फॉल्स बराबर होता है 0 के, ठीक है। जो मैंने बात पहले बता दी थी कि ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ जो हमने चेक किया, यहाँ तो डाटा टाइप चेक करता है वो, तो यहाँ तो फॉल्स आना बनता था। अब यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, डाटा टाइप तो चेक ही नहीं कर रहा वो तो वैल्यू चेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। यहाँ पे अब डाटा टाइप चेक करने पड़ेंगे तो यहाँ फॉल्स आएगा ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और एक बुलियन है, डिफरेंस आ जाएगा डाटा टाइप का, ठीक है। एक में अगर हम कंपेयर करेंगे, सही है, और एक में अगर हम इसको स्ट्रिंग में रख के कंपेयर करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, इसका क्या आएगा, फॉल्स, इसका क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू को कंपेयर करने बैठूंगा किससे, 1 से, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ट्रू बराबर है 1 के। मतलब ये ऑन और ऑफ वाला सीन है जो मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी 0 और 1, तो ये वो वाला है। अब अगर आप इसको यहाँ पे डबल ट्रिपल कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये कंपेयर क्या कर रहा है, टाइप स्क्रिप्ट, सॉरी टाइप कर रहा है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 0 है, और बुलियन में जब उसने किया तो यहाँ पे क्या उसने रिटर्न किया, फॉल्स। अच्छा अब यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे जब कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू।
ये जो वजह है ये है कि यहाँ पे जो ये बुलियन कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे 0 1 नहीं कर रहा है, ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है कि इसमें वैल्यू है या नहीं है। आप समझ में आ रही है? अगर आप ये एम्प्टी स्ट्रिंग कंपेयर करोगे तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपेयर कर रहा है, ये जो बुलियन वाला काम कर रहा है, सही है, ये 0 1 वाला काम नहीं कर रहा। जो हमने ऊपर काम किया 0 1 वाला काम था। यहाँ पे जो काम हो रहा है कि वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नंबर है, तो ये नंबर तो मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया ये तो फॉल्स है। 0 इक्वल टू फॉल्स, ये डायरेक्ट नंबर है। कभी भी आप काम करने बैठो, आपको लगता है आंसर 0 आएगा, आप कंपेयर करके देख लेना, फॉल्स ही होता है वो हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो बी है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और कंपैरिजन दिखा देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के ना बड़े इस तरह की चीज़ें हैं जो दिमाग ख़राब कर देती हैं। और मैंने स्पेलिंग सही लिखी है ना, फॉल्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या आंसर आएगा? ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आएगा? ट्रू वाले कितने हैं? फॉल्स वाले? ये बीच वाले का क्या है, इतना क्या कुछ वो नहीं है, दीनों ईमान नहीं है, कुछ तो बोलेंगे। हाँ भाई ठीक है, हाँ ट्रू है यार, ठीक है, जो भी है देखेंगे बाद में, कुछ तो बोलो ना। फॉल्स वाले कितने हैं? ज़्यादा है फॉल्स वाले। और ट्रू वाले कितने हैं? अच्छा, ट्रू आप क्यों, आपने हाथ उठाया, ट्रू क्यों कह रहे हैं, या ऐसे ही कह दिया? कैप वाले जो इन्होंने कैप पहनी है, अच्छा तुक्का लगा दिया। ठीक है चलता है। देखो मैंने अभी बात करी कि फॉल्स, अभी ये क्यों आ रहा है? स्ट्रिंग एम्प्टी है। अगर स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है, ठीक है, तो अब क्या आना चाहिए? क्योंकि अभी ये क्या कंपेयर कर रहा है? अभी यहां पे क्या कंपेयर कर रहा है? वैल्यू कंपेयर कर रहा है, सही है। वहां पे फॉल्स आया, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक और चीज दिखाता हूं। ये जावास्क्रिप्ट की बहुत खतरनाक चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से आती है। अगर मैं कहता हूं भाई 0 इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अब क्या आंसर आएगा? ट्रू आना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा? और फॉल्स वाले? जिनको नजर नहीं आ रहा वो आगे आके बैठ जाओ भाई, ये एक सीट खाली है, इधर 2 सीटें खाली हैं। आपको नजर आ रहा है? हसन नजर आ रहा है? तो आगे आगे बैठो ना। आप कैप वाले भाई, आपको नजर आ रहा है? आगे आ जाओ भाई, आगे ये सीट खाली है, फर्स्ट सीट भी खाली खड़ी बैठी हुई रखी हुई आपके लिए, स्पेशली चीफ गेस्ट है हमारे। और जो ये 3 पीछे बैठे हुए हैं, और आप चलो स्क्रीन में देख रहे हो, वो भाई बिल्कुल ही अलग बैठे हुए हैं, मैं अलग अलग बैठूंगा भाई। अच्छा भाई, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा? पक्का? लॉक कर दे? आगे सही आया ना? फिर सही आया ना? तो जो मैंने बात की थी कि फॉल्स, अब 0 इक्वल टू फॉल्स है, तो फॉल्स नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, 0 लिख रहा हूँ, तो 0 बराबर एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो फॉल्स ट्रू होगा ना। लेकिन अभी यहाँ पे 2 चीज़ ऐसी हैं जिसमें आप पागल हो गए यार, ये क्या हो गया? ये तो अभी 0 इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग किया है ना मैंने, तो क्या आंसर आया? ट्रू आ गया, सही आया ना? वैल्यू नहीं है ना, 0 है वो भी, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 0 नहीं है, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, 0 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई 0 बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है। तो क्या ये चीज़ सही है? देखो अगर इसको स्ट्रिंग में कंपेयर किया जाए, एसी अभी जो हमने यहाँ पे टेबल देखा था,
अब यहाँ पे पता नहीं एम्प्टी वाला होता ही नहीं होता, तो वो जीरो ही होता है, ठीक है। अब देखो नल है, सही है, अब यहाँ पे क्या है, जीरो ही है, नो करेक्टर, सही है। तो अब यहाँ पे जब हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है तो करेक्टर तो नहीं है ना कोई भी, तो वो जीरो ही है। बात समझ में आ रही है? तो वो उस हिसाब से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग्स रिलेटेड। स्पेस में 32 आ रहा है, चलो देख लेना, अगर इसमें कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग हो देख लेना, नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं। अब क्या होगा, ट्रू आएगा, सही है भाई। तो ये चीज क्लियर हुई है। यहाँ पे जो हमने फॉल्स इक्वल टू रखा, सही है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग हमने किया, तो क्या आंसर आया हमारे पास, ट्रू, ठीक है। तो जब हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो बात तो एक ही बढ़ गई। क्या आंसर आया इसका, ट्रू, चले गए वो। अब आप जीरो कर लो फॉल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू ही आएगा ना। चले आगे। ये वाला काम मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। जीरो इक्वल टू फॉल्स हो रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स हो रहा है, ठीक है। जीरो ट्रिपल इक्वल टू क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या टाइप चेक हो रही है, सही है। नल एंड डिफाइन बराबर नहीं होते, जो बात मैंने पहले कर दी थी आपको, सही है। यहाँ पे क्योंकि डाटा टाइप इनके डिफरेंट है, सही है। लेकिन अब देखो इसने यहाँ पे डाटा टाइप के बगैर डिफरेंट चेक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि ये है ही नहीं ना, कुछ कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई डाटा टाइप इनकी, डाटा टाइप अगर यहाँ चेक होगी तो ये डिफरेंट है, लेकिन अगर डाटा टाइप चेक नहीं होगी तो ये ट्रू है, सही है। नल डाटा टाइप, नल वो खुद ही नल डाटा टाइप है, सही है। अनडिफाइंड खुद ही डाटा टाइप है। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करने बैठोगे, तीन कंपैरिजन का मतलब करके करोगे आप, तो ये आपको फिर जो है ना फॉल्स ही देगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डाटा टाइप्स है। यहाँ पे चेक की डाटा टाइप हो रही है, यहाँ पे चेक हो रहा है वो डाटा टाइप नहीं हो रही है, सही है। तो वैल्यू की बेस पे हो रहा है वो, तो वो एम्प्टी है, ठीक है, इस तरह समझ लो। अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई क्या नल बड़ा है जीरो से, नहीं है ना। अच्छा देखो अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, अब ये क्या रहा है, बराबर है, फॉल्स। यहाँ पे बराबर इक्वल टू है तो भाई ट्रू हो गया। ये जावास्क्रिप्ट के नशे हैं, ठीक है। तो इस तरह की मतलब आपको बहुत सारी चीज़ दिखेंगी। अगर आप अकेले अलग अलग कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, फॉल्स और फॉल्स मिला के ट्रू हो रहा है। जो माइनस माइनस प्लस होता है वो अलग गेम समझ लो, कुछ इस तरह का उसमें जो है ना बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। डिफाइन नहीं है कोई इस तरह की कोई चीज़, अनडिफाइंड वाला भी यही सीन है, ठीक है। अच्छा अब हम चलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स की तरफ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने कहा था आपको प्रोग्रामिंग के कोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ देख ली हैं इस तरह की कि हम उसके बेस पर कुछ ना कुछ अच्छा सा बिल्ड कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इफ और एल्स, ठीक है। इफ और एल्स, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो क्या है, अगर या मगर, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास एक अच्छी सी एग्जांपल होती है कि भाई
आपने सैलानी का टेस्ट दिया था, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा है तो आप पास हो, और अगर 50% से कम है तो आप फेल हो, ठीक है। अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है प्रोग्रामिंग के अंदर तो आप क्या यूज़ करोगे, इफ और एल्स, ठीक है। क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि आप खुद ही अपनी बात में ये बात कर रहे हो ना कि अगर और मगर वाली, कि अगर मेरे मार्क्स इतने होंगे तो मैं पास हूँ, और अगर मेरे मार्क्स इससे कम है तो मैं फेल हूँ, ठीक है। तो बड़े यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये हमें इस्तेमाल कब करना है। तो देखो आपको पता, अब असल प्रोग्रामिंग का जो बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग है ना वो यही है कि जो लोगों का सवाल होता है, मेरा भी अपने टाइम पे था, भागता था लोगों से पूछता था यार ये लॉजिक बिल्डिंग अच्छी कैसे होती है, ये होती क्या है, और कैसे मतलब दिमाग कैसे तेज होता है आपका। तो सब एक ही जवाब देते थे, प्रैक्टिस। और चिढ़ता था मैं कि यार ये क्या होता है प्रैक्टिस। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा करी तो मुझे पता चला कि हाँ यार ये रीज़न है, सही है, कि जो बोलते हैं ना लोग प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से मुराद ये होता है कि आपने एक चीज़ को इतनी बार किया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व की हुई, आपको पता होता है सॉल्यूशन कि आपको कब करनी है वो चीज़, ठीक है। अब वही वाली बात कि अगर और मगर वाली बात आएगी तो आपने क्या यूज़ करना है, इफ एल्स। अब ये आपको जब मैं अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दूँ ना अभी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार इसको इस्तेमाल करना है या नहीं करना, सही है। क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पे इफ और एल्स तो इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि जो बात हो रही है इस सवाल के अंदर, जो भी वो बात कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे कि अगर कोई एडमिशन लेने जा रहा है, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे आपने एक सिस्टम बनाया कि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपने पहले एक चीज़ बनाई हुई है कि आप चेक करोगे कि यार इसकी एज 18 से अबव है या नहीं है, ठीक है। तो अब आपने ये काम करना है, आप कैसे करोगे, इफ और एल्स से करोगे, है ना। अब उस टाइम पे ये चीज़ आपको याद आए कि यार ये इफ और एल्स से ही होगा, इफ और एल्स से, तो आपको मतलब ये हुआ कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आपको पता है। आपने भले पढ़ा हुआ होगा, यूट्यूब की वीडियोस देख लेना, एक बार देखोगे वो लगेगा यार ये तो बहुत आसान है यार, ये तो मुझे आ गया, और जब उसको करने बैठोगे तो आपकी हवा ऐसे निकल जाएगी गुब्बारे की तरह कि यार ये क्या हो गया, देखा कुछ और था, पढ़ा कुछ और था, सवाल कुछ और आ गया, सही है। अब उन्होंने तो चलो एक सिंपल सी एग्जांपल लेके समझा दिया, क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा घुमा फिरा के आ गया। अब वही बात कि अब आपकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे वहां पे। अच्छा, हमारी फील्ड में ऐसा है कि मैं अभी भी अपनी एज पे सोचता हूँ कि यार ये मेरे लिए नहीं है, एक पॉइंट पे जाके, सही है, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा नल्ला कोई नहीं है, और 5 मिनट में आपको अगर आपकी कोई चीज़ सॉल्व हो जाए तो आपको लगता है आपसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कॉन्फिडेंस इस चीज़ में लूज मत करना कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही इसका मतलब ये नहीं वो आपके लिए नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस कम करी है, आपने टाइम कम दिया, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जहाज भी अगर उड़ाना होता है किसी को तो वो भी बहुत प्रैक्टिस करता है, सीखता है, बहुत बुक्स पढ़ता है, उसके रूल्स रेगुलेशन से सारी चीज़ों के रिलेटेड। अब जिसने पढ़ा होता है, जिसने अच्छी तरीके से तैयारी की होती है वो उड़ा भी लेता है, सही है। और अगर कोई नहीं उड़ा पाता है तो उसका रीज़न ये है कि भाई उसने तैयारी कम करी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए नहीं बनी या आप नहीं कर सकते, ठीक है। रीज़न यही है कि आप अगर प्रैक्टिस कम कर रहे हो उस चीज़ की, आप फोकस कम कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए नहीं है, वरना अगर आप उसके लिए उतनी एफर्ट लगाओगे जितनी उसकी रिक्वायर्ड है तो फिर वो आपके लिए है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग भी ऐसी चीज़ है, लॉजिक बिल्डिंग की जो मैंने बात करी, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यार ये मेरे लिए चीज़ नहीं है क्योंकि मुझसे लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाती, ठीक है। मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, सारे मेरे साथ पढ़ते हैं, सही है, उन्होंने इस फील्ड में आए ही नहीं वो, इसी वजह से कि उनसे लॉजिक बिल्ड ही नहीं हो पाती। तो मैं उनको ये कहता था कि भाई थोड़ा सा दिमाग को खोलो, प्रैक्टिस तो करो, कुछ तो करो। वो बैठ के आने में देखते रहते हैं, बैठ के कुछ काम धंधा नहीं करते, सही है, और फिर बोलते लॉजिक बिल्ड नहीं हो रही। तो मैं गधे, तो तेरे को कैसे आएगी, तूने काम तो किया ही नहीं है, सही है। अब 1-2 सवाल करने से थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग होती है, आप कम से कम 50 सवाल करो तो आपको पता चलेगा यार लॉजिक बिल्डिंग होती क्या एक्चुअली। वही मैंने बात करी ना, सामान आपके पास, टूल आपके पास रखे हुए, ठीक है, आपको कब यूज करना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब मैंने बात करी यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम की कि भाई आपने एक बनाना है, ठीक है, इनिशियली उसका आपको मैंने एक मॉड्यूल दे दिया, आपको मैंने बोला बस इसका ये बना दो कि जो लोग जिनकी एज 18 से अबव है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, अदरवाइज जो जिनकी नहीं है उनको आप डिक्लाइन कर दो कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम अब बनाने बैठोगे तो आप कैसे बनाओगे, इफ एल्स से। अब ये जिसको पता है वो बना लेगा, अब जिसको नहीं पता वो सोचता रह जाएगा यार ये करें कैसे। एज तो उसने ले ली, चलो प्रॉम्प्ट के थ्रू ले ली उसने एक एज, सही है। अब
कंपैरिजन वाला ऑपरेटर अगर उसको नहीं पता तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, या चलो वो पता भी हो तो वो इफ एल्स के बगैर तो काम कर ही नहीं सकता ना यहाँ पे, या कर सकता है? आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो बता दो भाई, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक चीज़ को करने के लिए कोई एक ही चीज़ होती है। मतलब मेरे दिमाग में जो चल रहा है कोड वो आपके दिमाग में ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोगों के दिमाग में कुछ अलग चल रहा होगा। 10% या 20% लोगों का, 30% लोगों का कोड सेम हो सकता है या लॉजिक सेम हो सकती है, बाकी सबकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कोड तो ऐसी चीज़ होती है। सही है, तो यही मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टीम है ना, मतलब आपके साथ इतने सारे लोग हैं, तो आप उनसे बैठ के देखो, एक ने कर लिया उसका कोड जाके देखो, समझो यार उसने क्या किया है, फिर अपना देखो कि आपने क्या किया। आपने भी सही किया, उसने भी सही किया है, लेकिन कोड डिफरेंट हो सकता है। सही है, तो ये होता है, हो सकता है वो स्विच केस से कर दे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना। अब जिसने स्विच केस भी हम आगे चल के देखेंगे वो भी इफ एल्स जैसा ही होता है, लेकिन बात ये हो रही है कि डिफरेंट जो है ना मेथड है एक चीज़ को करने के। ठीक है, अब मुझे काम अगर इफ एल्स से करना है तो मैं कैसे करूँगा कि मैं लूँगा पहले यूजर से प्रॉम्प्ट। ठीक है, किस तरह? मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, यूजर इनपुट नाम दे देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम, और क्या यूज करूंगा? प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में क्या लिखूंगा? एंटर योर एज। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मेरे पास क्या आएगा? एज आएगी। ठीक है, अब वो मेरे पास स्ट्रिंग में आएगी, नंबर में आएगी, ये मेरे पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे कंपेयर कराना है बेसिकली। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कि इसको मैं नंबर में रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे प्लस लगा लेता हूँ, तो जो भी इनपुट यहाँ पे होगा वो नंबर में होगा। ठीक है, एज आएगी। तो अब मुझे ये करना है कि यार अगर मेरी जो यूज़र इनपुट है, ठीक है, इफ़ के अंदर अगर यूज़र इनपुट ग्रेटर देन है किससे? 18 से। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? अगर बराबर है तो मैंने वो चीज कंपेयर नहीं करी अभी सिर्फ ग्रेटर देन मैंने कंपेयर किया। ठीक है, अगर वो 18 डाल भी देगा ना तो भी ये उसको इसमें गिरा देगा, किसमें? एल्स के अंदर। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मतलब ये अगर ट्रू नहीं होगा, सही है, तो वो क्या करेगा? एल्स में गिरा देगा। ठीक है, इस चीज को समझना। अगर यूजर इनपुट में मेरे पास जो एज है वो 18 से बड़ी है तो वो तो इफ में गिर जाएगा, और अगर मेरी एज 18 है या 18 से कम है तो वो कहां गिरेगा? एल्स के अंदर। ठीक है, अब मैं यहां पे लॉक कर लेता हूं जैसे, या अलर्ट शो करा देता हूं। ELIGLIBLE है ना, GI एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी। छोड़ो यार लैंग्वेज में, उसमें क्या रखा है। ठीक है, यू आर नॉट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दी, जो मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको टास्क दिया कि भाई आपने क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी में एंटर होना है, आपने एक फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट से पहले आपको बस ये चीज़ चेक करानी है कि यार वो एज 18 है या नहीं है, बस। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने उससे प्रॉम्प्ट लिया, जो आप पूछोगे तो पता चलेगा ना एज 18 है कि नहीं है, उसको थोड़ी पता चलेगा इसकी यार 18 एज है कि नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी लेके बैठा हुआ है आपका। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एंटर करोगे। सही है, अगर मेरी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, सॉरी 18 से ज़्यादा है, तो मुझे दिखा देगा भाई क्या आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप क्या हो? नहीं हो। बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ना, दौड़ आराम आराम से। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया 23, सही है, ये मेरी एज है 23, मैंने एंट्री किया, कुछ आया नहीं। सही है, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं। अब अगर मैं 18 भी लिखूंगा तो क्या होगा? अब वो मेरे पास कहां जाएगा? यू आर नॉट, क्योंकि मैंने यहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं किया है? इक्वल टू वाला। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो अब ये हो जाएगा कि भाई अब ये 18 हो या 18 से ज्यादा हो,
ठीक है, तो आप क्या है एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी जो अलर्ट दूसरा है क्या है कि अगर ये 18 से कम होगा तो ये इस वाले पे गिरेगा। अब मैं जैसे डाल देता हूं 15, ठीक है। अब कहां गिरेगा, एल्स के अंदर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बात समझ में आई है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये ऑपरेटर बोल रहा हूँ सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। इफ और एल्स, अगर ये चीज नहीं होगी तो ये वाली चीज हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। अब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब आपने यहाँ चेक करना है एक और प्रोसेस, भाई क्या चलो 18 तो हो गई भाई, यहां तक तो एलिजिबल हो गया। अब आपने इसके बाद एक और मॉड्यूल बनाया कि भाई यूजर के इंटर के मार्क्स कितने हैं। यूनिवर्सिटी अगर मिसाल के तौर पर एनईडी की बात करते हैं तो वो 80+ % पर जो है ना आई थिंक क्लोजिंग होती है, ये होता है। तो अब अगर उस बंदे की परसेंटेज 80 है ही नहीं तो क्या वो यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकता है, नहीं ले सकता। तो वो उसको डिक्लाइन कर देगा कि भाई आपके मार्क्स जो है ना इस काबिल नहीं है कि आप एनईडी में एडमिशन ले सको। तो ये भी आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसी के आगे आप एंड करना, एंड वाली बात नहीं कर रहा अभी मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, इसके साथ अभी बात नहीं कर रहा। तो आप किससे करोगे, इफ और एल्स से करोगे ना, लेकिन करोगे क्या, यूजर से क्या पूछोगे, मार्क्स पूछोगे। कौन से मार्क्स, जो उसने ऑब्टेन करे, क्योंकि आपके पास टोटल मार्क्स तो होंगे ना। अब इंटर में मिसाल के तौर पर 1100 होते हैं, कितने होते हैं 1100 होते हैं। अब इतना तो आपको पता है भाई 1100 होते हैं, सही है। अब आपने यहाँ पे खुद परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि भाई है कितनी उसकी परसेंटेज। कैसे करोगे, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, ऑब्टेन मार्क्स जो होते हैं आपके डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100 वो आप परसेंट में निकालने के लिए कर देते हो, सही है। एक हो गया हमारा ये। अब मैं दोबारा रखूंगा यूजर इनपुट नाम ले लेता हूं वेरिएबल का। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास क्या आएंगे, यूजर के मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसको नंबर में ही रख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो नंबर में ही आए। अच्छा, अब मैं दोबारा इफ और एल्स लिखूंगा, ठीक है। इफ और एल्स आप डायरेक्ट जो है ना खुद से लिख सकते हो। इफ लिखोगे राउंड ब्रैकेट, सही है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये आपका इफ जो है ना कंप्लीट होगा, सही है। अभी तक ये इसमें एरर आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है अभी तक, सही है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ इसी को लिख देता हूँ तो ये एरर चला जाएगा। तो अब आप जरूरी नहीं है कि आपका इफ और एल्स साथ लिखना जरूरी है, आप सिर्फ इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। एल्स अगर मुझे एल्स स्टेटमेंट की नीड नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, सही है। लेकिन अभी जो मेरा जो सिनेरियो है इसमें मुझे नीड है। चलो अच्छा, अब मेरे पास मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें मैं रखता हूं टोटल मार्क्स, सही है। कितने हैं 1100, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा कि भाई जो उसके जो इनपुट के मार्क्स हैं, यूजर इनपुट के मार्क्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज के लिए निकालना पड़ेगा, पहले से निकाल लूँ कि 80% में कितने मार्क्स होते हैं, सही है। अब ये मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे सामने वाले ने ले लिए 780, सही है, डिवाइडेड बाय 1100, ये तो 70 बन जाएगा ना, ज़्यादा लेने पड़ेंगे हमें। 870, 820 में हो जाएगा, नहीं होगा, 190, ये तकरीबन बन गया हमारे पास, है ना, 80.90। तो भाई इसको मेरे ख्याल से अगर हम इसको 81 करेंगे, सॉरी 880 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% बन रहा है पूरा, 880 सही है, ठीक है।
तो मैं करूँगा कि भाई यूज़र इनपुट के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 880 के। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं मार्क्स को कैलकुलेट कर लूँ, एक ये कि मैं परसेंटेज को कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि तरीक़ेकार हमारे पास करने की बहुत है। अभी एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं यूज़र इनपुट को ले लूँ, सही है, और उसकी बेस पे मार्क्स की बेस पे कंपेयर करके जो है ले लूँ। दूसरा एक वेरिएबल मैं बना दूँ जिसमें मैं परसेंटेज कैलकुलेट करके रख लूँ कि जो मेरी ऑब्टेन, जो मतलब मेरी एक्चुअल परसेंटेज है वो कितनी है, सही है। वेरिएबल रिक्वायर्ड परसेंट, ठीक है, कैसे हो गया भाई, यूजर इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट्स में, क्योंकि पहले हमें क्या कराना है, यही कराएंगे, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सिंपल है, मैथ्स का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई इतना कंफ्यूज नहीं हो रहा। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे मेरी कितनी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ भाई, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है मेरी, अगर वो ज़्यादा है या बराबर है किसके, 80 के, सही है। तो मैं लिख दूंगा भाई वरना इसको तोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, नज़र आ जाए ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है, कि वो अपने मार्क्स बता रहा है। टोटल मार्क्स मैंने ऑलरेडी रखे हैं, ठीक है, मुझे पता होता है इंटर के मार्क्स कितने हैं, सही है। तो मैंने क्या किया कि जो यूज़र का इनपुट आया उसकी बेस पे मैंने डिवाइड किया टोटल मार्क्स से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई एक अमाउंट आएगी, परसेंटेज आएगी कि भाई कितनी परसेंट उसने निकाली है। अब यूज़र के इनपुट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ, लॉग भी कर लेता हूँ ना इसको, ताकि आपको भी दिख जाए कि कितनी परसेंटेज उसकी आई है। ये ज़रूरी नहीं होता, ये बस मैंने अपनी जो है ना कंसोल में जो है ना दिखने के लिए, क्लियर हो जाए, तो इस वजह से मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज मेरी 80 से ज़्यादा होगी या बराबर होगी तो भाई आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। सही है, क्लियर है। अब हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मार्क्स जैसे मैंने लिख दिया यार यहाँ पे 789, ठीक है, एंटर किया, एलिजिबल नहीं हूँ मैं। क्यों भाई, क्योंकि मेरी परसेंटेज कितनी आ रही है, 71.2, जो कि मेरे पास यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दोबारा करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ 840 या 850 तो अब क्या आएगा, क्योंकि अब मेरी परसेंटेज कितनी आ रही है, 77। अच्छा, ये इसको हटा दो, ये पुराना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ 990, सही है। कितनी परसेंटेज बन रही है मेरी, फिक्स 90% बन रही है। तो क्लियर हुई बात। अब ये जो पूरी बात है, जो हमने दो चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, अब ये रियल वर्ल्ड से आपके कनेक्टेड है ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको सोच के खुद से बनानी चाहिए। सही है, जैसे मैंने दो चीज़ें आपको बता दी है भाई, एक हमने एज से रिलेटेड रख दिया, और ये हम रियल वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ करते हैं कि भाई एज भी, कि हम जो है समटाइम पूछते हैं कि भाई आपकी एज ज़्यादा है या नहीं है। सही है, मार्क्स से हम लोग रिलेटेड कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, मसला तो नहीं है कोई। ठीक है, अच्छा, एक स्टेटमेंट हमने देख ली इफ और एल्स की। दूसरा हमारे पास इसी तरह होता है एल्स इफ। ठीक है, कि अगर ये ना हो,
मतलब अगर ये वाली परसेंटेज मेरी सही नहीं होगी तो एल्स इफ पे गिरेगा क्या। अच्छा इसको चेक कर लो, अगर ये भी नहीं है तो फिर आप एल्स में जो है ना डाउन हो जाओ। ठीक है, इसकी मिसाल भी मैं आपको जो है ना इसी तरह परसेंटेज से निकाल के दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे लिखेंगे कैसे, वही इफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, सही है, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स इफ स्टेटमेंट खत्म। ठीक है, एल्स इफ लिखने के लिए हम एल्स लिखेंगे और आगे इफ लगा देंगे और फिर इसमें हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमारी एल्स इफ की कंडीशन हो गई। फिर आखिरी में हम लिख दें भाई एल्स, सही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस एज वाले को ही लेता हूँ। ठीक है, एज वाले सिनेरियो को लेते हैं और इसी का यूजर प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। यूजर इनपुट, ठीक है। अब वही बात कि अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है, ठीक है, तो मैं दिखा दूं कि भाई सही है, 18 से ज्यादा है। अब एल्स इफ में मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि भाई यूनिवर्सिटी में आप कोई 50 साल का बूढ़ा आदमी अगर आके एडमिशन ले तो मैं बोलूंगा भाई तू क्यों आ रहा है, तस्बीहां पढ़, क्या पढ़ने वढ़ने आ रहा है। तो यहां पर हम एक नई कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर यूजर इनपुट की एज क्या करेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन लगाएंगे, लेस देन होगा ना, या इक्वल टू हो जाए 40 कर लेते चलो, तो आप दिखा दो कि भाई यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस। ठीक है, या जो है ना आप कुछ भी इस तरह लिख दो। तो चलो एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले यहाँ तक डालते हैं फिर देखते हैं। पहले सही लिखी है मैंने, नहीं ये 2 दफ़ा रिपीट हो गई है। QUALIFIED, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट आप कह रहे हो मैंने गलत लगाई है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा चलो फिर ये कर लेते हैं कि हम 30 से रख देते हैं और इसको फिर हम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ दिखा देंगे, अगर 30 साल के अंदर है तो एलिजिबल है। अच्छा अब यहाँ मसला आ जाएगा, यहाँ पे क्या मसला आएगा कि अगर कोई 40 लिख देगा तो वो उसको एल्स में गिरा देगा, है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक और चीज़ करेंगे, बताता हूँ मैं। ये चीज़ समझ में आ रही है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रही, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग जो पढ़ रहे हैं वो कौन कौन है, तो कोई ऐसी चीज़ है आपको जो इसमें नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल जिनके लिए फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट है, जिसने इससे पहले आज तक प्रोग्रामिंग देखी नहीं हो, आपने पीछे हाथ खड़ा किया, सही है, तो आपको समझ में आ रहा है पीछे लास्ट, हाँ बताओ, क्लियर हो रही है चीज़ें, आपने आज क्या क्या था यहाँ पे, समझ में आ रही है चीज़ें, और कौन आपके लिए फर्स्ट टाइम, आपको भी चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। अच्छा देखो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि भाई यूज़र का जो इनपुट है, ठीक है, अब वो अपनी एज डालेगा, अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर उसकी एज 30 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे गिरा देंगे। सही है, स्टेटमेंट सही है या कोई मसला है? 30 वाले को पहले लिख दूं, लेकिन स्टेटमेंट तो दोनों यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा ना,
यहाँ पे स्टेटमेंट में गिरेगा ही ना, अगर वो 30 से एज ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो पहले यहाँ गिरेगा। लेकिन अगर उसकी एज 30 से ज़्यादा होगी, सॉरी 18 से ज़्यादा होगी, 30 की अगर अंडर होगी तो वो यहाँ पे डाउन होगा, ठीक है। 30 तक वो आपके यहाँ तक गिरेगा, 31 जैसी होगा वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब वो 30 के बाद मेरा 50 40 जो भी है वो यहीं पे गिरता रहेगा। तो सही है, स्टेटमेंट सही चल रही है हमारी। एल्स वाला पार्ट तब चलेगा जब हमारी एज 18 से कम होगी, एल्स वाला पार्ट तब चलेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब हमारी चेंजेस करने की हमें नीड नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 25, ठीक है, तो ये कहाँ एंटर होगा, एलिजिबल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 34 लिख देता हूँ तो ये आप कहाँ जाएगा, क्योंकि अब मसला ये आ गया, हाँ सही सही मसला आ गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई लेकिन यहाँ पे डाउन हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये कर लेते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक और ऑपरेटर्स हमारे पास जो भी हमने आगे पढ़ने थे, एंड और ऑपरेटर, सही है। कौन से ऑपरेटर है, एंड और एक हो गया एंड, और हमारे पास हो गए और, ठीक है। एंड ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं तब जब हम दो कंडीशन लगा रहे हो और दोनों का ट्रू होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है, या तो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, ठीक है। मतलब फॉल्स वाली चलो चीज छोड़ दो अभी, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज को समझ लो। अगर आप बोलो यार सर मुझे एक साथ दो कंडीशन लगानी है, सही है, तो फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, एंड या और ऑपरेटर यूज कर सकता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पे हाँ इसी को भी रखते हैं, ठीक है। ठीक है, इस कंडीशन को समझो अभी। अगर मुझे ये कंडीशन लगानी हो, सही है, मुझे इसके साथ लगानी है तो मैं यूज करूंगा एंड या और ऑपरेटर। अच्छा मुझे लगानी क्यों है, क्योंकि कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है ना। देखोगे तो यही है ना कि भाई 18 से ज्यादा हो तो यहाँ पे डाउन हो जाओ, ठीक है। अगर 30 से ज्यादा हो तो आपने यहाँ पे डाउन होना है, सही है। या मैं इसको ये कर सकता था, इसको नहीं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अगर से बराबर हो या कम हो यूजर इनपुट, तो मसला आ रहा है क्या, नहीं एरर छोड़ो भैया। हाँ ये कर लेते हैं, रुको जरा, इसको एक काम करते हैं, इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। पहले चीज़ को समझते हैं कि भाई अगर इनपुट हमें की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 18 है तो यहाँ पे डाउन हो जाए, सही है। अच्छा अब यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एक एंड ऑपरेटर और यहाँ पे लगता हूँ कि भाई यूज़र इनपुट की एज लेस देन हो या इक्वल टू हो जाए, 30 भी रख लेते हैं चलो, कि चलो इक्वल टू नहीं लगाते 30 के। तो अब ये होगा कि भाई यूजर की इनपुट अगर उसने इनपुट मिसाल के तौर पे डाल दी 24, सही है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, सही है, ये वाली स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब 24 क्या 30 से छोटा है, ये कंडीशन भी हो गई ट्रू, तो वो मुझे यहाँ पे डाउन कर देगा, सही है। लेकिन अगर मेरी यूजर इनपुट की हो गई 34, सही है, मिसाल के तौर पे, और 34 क्या हुआ 18 से बड़ा है, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, सही है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई,
तो वो इसलिए यहाँ पर डाउन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? एंड ऑपरेटर में जो है कंडीशन दोनों ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों ट्रू नहीं होगी वो डाउन नहीं करेगा उस स्टेटमेंट के अंदर। कोई सवाल है? किसी को नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर दूं? अभी हमने देखा एल्स को, एल्स इफ को और एल्स इफ को देखा हमने, ठीक है, जिसमें ये हो रहा था कि भाई कंडीशन अगर पहली वाली ट्रू हो जाएगी तो डाउन हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो एल्स इफ में गिर जाएगा, अगर वो भी फॉल्स होती है तो फिर वो एल्स में गिर जाएगा। ये इसकी स्टेटमेंट होती है। या सिंपल वर्ड में अगर इफ और एल्स की बात की जा रही तो क्या होता है कि अगर आपकी इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो वो इफ में गिर जाएगा, सही है, इफ में डाउन हो जाएगा। और अगर आपकी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहाँ डाउन हो जाएगा? एल्स के अंदर डाउन होगा। यहां तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब यहां पे थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं, बंद कर देता हूं। अब यहां पे जो मैंने बात करी कि हमारे पास होते हैं दो ऑपरेटर, एंड और। एंड का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट का एट अ टाइम ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। और का दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा, चल जाएगा, सही है। समझ में आ रही है बात? सही है। अब मैंने एक रोमन उर्दू में भी आपको लिख के दे दिया, ठीक है। मैं अपने नोट्स बनाता था उस टाइम पे तो ऐसे ही लिखता था। भाई ज़बान तो खैर पता नहीं क्या थी, अल्लाह जाने, तो मैं ही समझ सकता था, लेकिन चलो मैंने यहाँ पे फिर भी कुछ इस तरह से ही लिख दिया है। एंड का क्या है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। जो भी आप स्टेटमेंट लगाओ, अगर वो दोनों में से अगर ट्रू नहीं हो पा रही है तो वो उस स्टेटमेंट में नहीं डाउन होगा। और के अंदर क्या होगा, अगर आप और ऑपरेटर यूज़ करोगे तो कोई भी एक भी ट्रू हो जाएगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर हो रही है बात? अब इस स्टेटमेंट का हमने यहां पे यूज किया है एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों का ट्रू होना जरूरी है, सही है। अब देखो यूजर इनपुट आप समझो, यहां पे एज मैंने डाल दी, पहले कितनी डाल दी, 24। तो 24 18 से बड़ा है या बराबर है? बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो गई ट्रू, है ना, ये ट्रू हो गई। अब वो एंड ऑपरेटर है, देखा उसने, वो आगे चला गया। अब यूजर इनपुट मेरा कितना है, 24 ही चल रहा है, एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है अलग अलग हो रही है, एक साथ ही कंपेयर कर रहा है वो। अब 24 क्या लेस देन है 30 से? सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा अलर्ट कि भाई आप एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी के लिए, सही है। अब अगर यूजर इनपुट मेरा 34, 35, 36 इनपुट होता है, 36 इनपुट होता है, अज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो क्या 36 मेरा 18 से बड़ा है? एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, सही है। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। 36 क्या मेरा लेस देन है 30 से? तो ये फॉल्स हो गई। तो यहां पे क्या हुआ, एक ट्रू हो गई और एक फॉल्स हो गई। तो ये क्या कंडीशन मैच हुई है? एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग दोनों ट्रू होना जरूरी है, जो कि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये एलिजिबल वाले उस पर नहीं गिरेगा, डाउन नहीं होगा। इफ की स्टेटमेंट पे ये स्टेटमेंट है ना सारी इफ की, इस पे वो डाउन नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा, एल्स पे, या अगर मैंने एल्स इफ लगाया होगा तो वहां पर जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई है? एंड ऑपरेटर समझ में आया? अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट्स वगैरह का बड़ा ख्याल रखना, इसमें बहुत मिस्टेक होती है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इनिशियली कम होती है, तो आप लोग फंसते हो उस चीज़ के अंदर। तो देखते रहना कि भाई कौन सा क्लोज कहाँ हो रहा है, कौन सा कहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। एरर आ जाएगा, मतलब आपने यार नहीं लगाया, अब आप परेशान हो, यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रेड आ रहा है। अब आप इसको हटा दोगे, ठीक है, तो सही है, चल जाएगा।
क्योंकि वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की, वो समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा हो तो फिर हम लोग उसके लिए ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मिसाल तौर पर ये वाला हटा दिया, अब आप यहाँ पागल हो गए, परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो चेक करना ब्रैकेट को कि ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोजर है, ये सही है, ठीक है। अच्छा भाई ये वाला यहाँ ओपन हो रहा है लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो अब इसको कहाँ क्लोज करना है ये आपको पता होना ज़रूरी है, सही है। तो ये एरर बहुत आएंगे ब्रैकेट वाले। ये मैं भी आपको अगर ये कंप्यूटर में होता ना और आपको प्रैक्टिस के दे देता, तो मैं देखता यहाँ पे 30% लोगों के अंदर ये एरर आ रहा होता, सिर्फ वो इसी चीज़ में फंसे रहते हैं, यार ब्रैकेट लगाना भूल गए, कुछ मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, और ये होता है इनिशली, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें फेस होती हैं, ठीक है। अच्छा इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसी स्टेप में चलते हैं। एज जैसे मैंने पहले कहा 24, अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा, एलिजिबल हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 34, बात क्लियर हो गई, सही है, समझ में आ गई। एंड ऑपरेटर दोनों का ट्रू होना ज़रूरी था, ठीक है। मैंने इसको अलर्ट में गिरा दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई एंड ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे एंड की जगह और ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि भाई, अच्छा इसमें तो खैर दोनों ही सेम है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यूज़र इनपुट 30 से ज़्यादा हो, ठीक है। एक काम जो करते हैं कि इसको कर लेते हैं ऐसे, सॉरी, लेस देन अगर 18 हो तो ये प्रिंट होगा, और 30 से ज़्यादा हो तब भी ये प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने लिखा 45, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, अब मैंने अगर लिखा 14 तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। या इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं, स्टेटमेंट के यूज़र इनपुट अगर मेरे पास लेस देन 18 है तो ये प्रिंट हो जाए, और लेस देन 30 है तो भी ये प्रिंट हो जाए। स्टेटमेंट मेरी बन नहीं पा रही है, चलो इसमें और का काम नहीं है। लेकिन और ऑपरेटर भी कहाँ इस्तेमाल होगा, नहीं नहीं नहीं, किसी और केस में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम। चलो फिर हम इसको आगे देखते हैं कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर कहीं हमारे पास स्टेटमेंट कोई मेरे जहन में आती है या आपके जहन में है तो आप बताओ तो उसको हम देख लेते हैं। लेकिन एंड ऑपरेटर समझ में आ गया ना, तो और ऑपरेटर भी वही है, बस ये होगा कि इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाएगी, अगर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे जाएगा और इसको चेक करेगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो प्रिंट कर देगा वो। बस यहाँ पे ये कहानी होती है। और ऑपरेटर के अंदर क्या है, दोनों का प्रिंट होना दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, सही है, चलता है। जैसे और में आपके पास ऑप्शन होता है ना कि या तो ये होता है कि अब ये ले लो या ये कुछ और ले लो आप, ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। एंड में ये होता है कि आपका दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एल्स सिफ वाला जो मैं काम कर रहा था वो एक देख लेते हैं, यही वाला यूज़ कर लेते हैं, मार्क्स वाला,
सही है, और परसेंटेज का कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र से उसके इनपुट लेंगे, मार्क्स लेंगे, ठीक है, और उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका बताएंगे उससे ग्रेड कितना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर 70 अगर आपका ग्रेड होता है, 70% होता है, तो अभी क्या चल रहा है आजकल, ए ग्रेड ही चल रहा है, 8 और 80 पे A+ होता है ना। सही है, सुना था मैंने चेंज हो गया है, इसलिए मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ से लिख लो या यहाँ पे लिख लो, तो ये आपको क्या कहता है, डायरेक्ट कोड लिख के दे देता है। इफ़ एल्स का ये भी आपको लिख के दे देगा डायरेक्ट, ठीक है, कंडीशन, अगर किसी को मसला आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, ठीक है, वो अगर आपकी ज़्यादा है किससे, 60 से, ठीक है, 60 कितना होता है, B होता है ना, 50 कर लेते हैं, 50 के ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कंसोल लॉक कर लेते हैं या अलर्ट कर देते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करते हैं, हम यहाँ एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम यूज़ करते हैं कि भाई रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर 50 से ज़्यादा है लेकिन लेस देन हो 60 से, ठीक है, इक्वल टू नहीं करते, लेस देन कर लेते हैं, ठीक है, तो योर ग्रेड इज C ग्रेड, है ना, C होगा ना यार, 50 से ज़्यादा और 60 के दरमियान C होता है, B होता है। ये O लेवल वाले शायद यहाँ बैठे हैं, शायद उनका होता होगा, हमारा तो नहीं पता भाई, हमने तो इंटर बोर्ड से ही किया है। अच्छा भाई, एक तो ये हो गया आपका भाई कि अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, ठीक है, और 60 से कम है, तो आपका ग्रेड है भाई C, ठीक है। अब मुझे एक और स्टेटमेंट लगानी है, तो मैं यूज़ क्या करूँगा, एल्स इफ़, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो गई मेरे पास ना, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि भाई रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है भाई, कि अगर मेरे पास ये ज़्यादा है या बराबर है 60 के, लेकिन लेस देन है किसके, 70 के, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा, B ग्रेड हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये हो गई इफ़ और एल्स इफ, एक से ज़्यादा एल्स इफ लिख सकते हैं, ठीक है, एल्स इफ की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ और फिर चेंजेस कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा कि भाई 70 हो और 80 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, A ग्रेड। फिर मैं एक एल्स लगा देता हूँ सिर्फ, चूंकि अब मेरे पास लास्ट ही रह गई है, ये चलो एल्स सिर्फ लगा लेते हैं, हालांकि एल्स से भी काम हो जाएगा, लेकिन हम एल्स सिर्फ नहीं रही, एल्स सिर्फ यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, कि अगर 80 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 90 से ऊपर हो A ग्रेड ही होता है ना, हमें एंड ऑपरेटर की यहाँ पे नीड नहीं है, तो हम यूज़ कर लेते हैं कि भाई ग्रेड इज A+, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एल्स डाल देता हूँ कि अगर उसका ग्रेड इन सब में है ही नहीं, तो वो फेल है भाई, तो तू फेल है भाई, कर जा रक्षा चला। मेरे अब्बा ने मुझे ये बोला था, अगर तुम्हारे मैट्रिक में परसेंटेज अच्छी नहीं, रक्षा दिला देंगे, तो तुम रक्षा चलाना, ठीक है भाई। तो ये स्टेटमेंट हमारी बन गई, हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है,
और फिर हम उसकी बेस पर क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे और कंपेयर करते जाएंगे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। सही है, हम नहीं करेंगे, कंप्यूटर करेगा खुद ही। सही है, हमने स्टेटमेंट बना के कोड बना के रख दिया है। अब वो अगर ए बी सी डी में नहीं है तो फिर वो एफ में गिर जाएगा, योर ग्रेड इज एफ। ठीक है, अच्छा भाई, मार्क्स अगर मैं लिख देता हूँ 678, ठीक है, बी ग्रेड मेरा बन रहा है, कितनी परसेंटेज बन रही है मेरी, 61। सही है, स्टेटमेंट सही है ना। और एक मैं रख लेता हूँ 876, 79 आ रहा है ये। अच्छा ठीक है, अच्छा ये रीज़न ये है कि 79.6 को उसने राउंड अबाउट करके बेसिकली 80 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह स्टेटमेंट चेक कर रहा है वो, क्योंकि वो आगे की जो वैल्यूज़ है ना इसको चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, वो राउंड अबाउट कर देता है इसको। हम जब मैथ के जब हम वो पढ़ेंगे ना फंक्शन मेथड्स, तब चीज़ समझ में आ जाएगी हमें राउंड अबाउट वगैरह क्या कर रहा है, सारी चीज़ें ना। ठीक है, कब इसको 6, जब 6 होगा 5 से अबव होता है तो बेसिकली ये उसको कर दे, आगे जो है ना नंबर बढ़ा देता है, और अगर आपका 5 से नीचे होता है तो फिर ये उसको लेस देन में कम करता है। ठीक है, सही दिया है, रुक जाओ, 70 और 80 ए ग्रेड सही, तो उसने मेरे ख्याल से शायद बी ग्रेड दिया था ना, ए दिया था। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं कुछ और। 845 ए ग्रेड, 76 ये सही है, 880 दे देते हैं, 844 ये तो A1 ग्रेड ही आएगा, 80 आ रहा है। सही है, ठीक है, सही चल रही है स्टेटमेंट हमारी। अब ज़रा हम एक ट्राई करते हैं फेल वाला। ठीक है, 450 फेल होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, देखा फेल है, 40%। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट समझ लो, एक हमने एक प्रॉपर एक कोड बना दिया है किसी के लिए, जो इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर। एज एज बोल रहा हूँ, मार्क्स की बेस पे कि आप क्या ग्रेड दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, सही है, तो ये सारी है ना स्टेटमेंट्स हैं। पहले हमने इफ़ में रख के देख ली, सही है, एक एल्स में रख के देख ली, एल्स इफ रख ली, और आखिरी में हमने एक लास्ट एल्स वाली रख दी। क्या था, क्लियर, सबको समझ में आ गई है? कोई सवाल है? सिर्फ इफ वाला, अच्छा, अब मैं ये काम करता हूँ, सिर्फ इफ वाला समझा देता हूँ। चलो, सिर्फ इफ वाला स्टेटमेंट आपका तब इस्तेमाल होगा कि अगर मेरे पास ये चीज़ है, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ मैं बताता हूँ, वेरिएबल मैंने बना दिया एक, ठीक है, अमाउंट। ठीक है, मैं इसमें अमाउंट ले लेता हूँ और अपना प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, उससे प्रिंट आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर उसकी अमाउंट, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैं बना रहा हूँ एक डिस्काउंटेड कूपन का बना रहा हूँ। ठीक है, कि अगर किसी का बिल 1500 से ज़्यादा का आता है तो मैं उसमें सिर्फ डिस्काउंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट की नीड होगी, एल्स की नीड मुझे है ही नहीं, या है, मुझे नीड नहीं है। ठीक है, कि भाई अगर इसकी अमाउंट जो है मिसाल के तौर पे ज़्यादा है 1500 से, तो आप क्या कर दो, इसको डिस्काउंट दे दो। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, डिस्काउंट जैसे मैं कर देता हूँ इसमें 10%, परसेंट में नहीं आता ये, ठीक है, निकालना पड़ेगा अब इसके लिए। 10%, चलो वैसे ही रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। और अमाउंट में मैं क्या करता हूँ,
माइनस कर दूंगा कितना, अच्छा देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अमाउंट के अंदर ही अमाउंट माइनस करूंगा, ठीक है। अमाउंट के अंदर चूंकि मैं वैल्यू सेव करूंगा, चूंकि मैं इसको ही लॉक करूंगा यहाँ पे ना, इसके बाद अभी यहाँ पे एक मसला क्या है, मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, प्लस, इसके से मेरे यहाँ स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट को कंसोल करूंगा, अगर मेरी अमाउंट 1500 से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट कर देगा, माइनस कर देगा 10% को, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैं देखो जो मेरी अमाउंट है उसको मैं सेव भी अमाउंट में करा रहा हूँ, ठीक है। जो वैल्यू है उसको कैसे भाई, अमाउंट में से माइनस कर दो कितना, 10, सॉरी डिस्काउंट होगा, लेकिन मैंने डिस्काउंट अभी प्रॉपर निकाला नहीं है, सिर्फ 10 लिखा है मैंने। चलो एक काम को 10 रुपया कर देते हैं हम, सही है, या इसको 100 रुपया कर देते हैं, अभी हम अमाउंट में कर लेते हैं। अगर इसका देखो अमाउंट कितनी है, 1500 से ज़्यादा अगर आती है तो क्या करेगा, ये डिस्काउंट दे देगा इसको 100 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अमाउंट, अच्छा देखो मैंने किया क्या है, अमाउंट के अंदर अमाउंट का वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है। इसको सिंपल इतना समझो कि मैंने क्या किया है, अमाउंट के अंदर जो मेरी एक्चुअल अमाउंट है उसी को माइनस करा के उसी में सेव करा दिया। बात क्लियर हो रही है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा सवाल कर लो। वैल्यू अपडेट कर रहा हूं बेसिकली उसी अमाउंट के अंदर, अमाउंट वेरिएबल को यूज करते हुए क्या किया मैंने, माइनस को किया अमाउंट को ही डिस्काउंट से, ठीक है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो अब मेरे पास, अब जैसे मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, अच्छा वो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम में हो गया होगा, 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि मेरी अमाउंट ज़्यादा है 1500 से, है ना, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर लिख देता हूँ 1200, तो अब से 1200 प्रिंट होगी। क्लियर हो रही बात। तो इस स्टेटमेंट के लिए मुझे एल्स की नीड नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर डिस्काउंटेड है तो चल के वो आगे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब डिस्काउंट है ही नहीं तो फिर वो मुझे उस स्टेटमेंट में गिरेगा ही नहीं वो इफ में, सही है, और वो आगे प्रोसेस कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, कोई सवाल। परसेंटेज निकालनी पड़ेगी ना मुझे, अब परसेंटेज मुझे निकालनी पड़ेगी, इसके लिए डिस्काउंट 10%, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हाँ 0.1 करेंगे। अब देखते कितना सही चल रहा, 0 हो गया। एक मिनट देखते हैं क्या मसला आ रहा है। अमाउंट जो मेरी आई है मिसाल के तौर पे उसका 10%, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें ना, एक मिनट रुको ज़रा, इसको दोबारा मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब सही आया। 0.1 बेसिकली 10% होता है ना आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने जाओगे तो फिर वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट आपकी जो एक्चुअली मेरे पास थी, सही है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया और उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा एक तरीका हमारे पास ये होता है, ठीक है, माइनस करने का। अगर मेरे पास सेम वेरिएबल हो, ठीक है, और मैं सेव करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास एक और तरीका होता है, माइनस इक्वल टू करके अमाउंट हटा दूंगा या माइनस हटा दूंगा, अब आंसर सही आएगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे 2000 ले लेते हैं, ठीक है, इसका 10% जल्दी आ जाएगा, 1800, ठीक है। 200 का हमारे पास हमें डिस्काउंट मिल गया। तो
ये तरीका आपके पास भी लिखने का है और ये तरीका भी है, तो ये बराबर है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस तरीका है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये यूज़ कर सकते हो और समझ में आ रहा है आपको कि ये हो क्या रहा है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप ये लिख सकते हो। कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग इसके अंदर। बात यही है, क्या हो रहा है कि अमाउंट के अंदर से अमाउंट को बेसिकली माइनस किया जा रहा है, सही है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर अमाउंट वेरिएबल है, ठीक है, मैंने उसी को यूज़ किया है और उसको माइनस कर दिया डिस्काउंट से, तो वो बात एक ही हो रही है यहाँ पे। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो छोड़ देना, और जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। क्लियर हो रही बात? इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? असाइनमेंट आपको मिल जाएगा आज ही इंशाल्लाह, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अलर्ट, वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग चैप्टर्स, नंबर्स 4, चैप्टर 4, चैप्टर 9, इफ स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एल्स एंड एल्स इफ, ठीक है। 12, 11, 10, 9, और ये आपके पास टाइम होगा नेक्स्ट संडे से पहले पहले, ठीक है। हो जाएगा ना? इसमें क्वेश्चंस मैं आपको जो है ना सारे प्रोवाइड कर दूंगा और वो इसी तरह के होंगे, ठीक है, सोचने वाले। अब वही आपकी प्रैक्टिस है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसको सोचे समझे देखे, इंटरनेट का यूज़ कर सकता है वो। मैं ये नहीं कहूँगा चैट जीपीटी पे डायरेक्ट जाना, क्वेश्चन छापना और काम कर देना, नहीं, इस तरह काम नहीं करना कभी भी, तो सीख नहीं पाओगे कि काम कैसे होता है। आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, कहीं फंस जाओ। मिसाल के तौर पे आपको याद नहीं आ रहा यार कि इफ एल्स का जो है ना सिंटेक्स क्या है, यहाँ भूल गए सिंटेक्स क्या है, या आप एंड ऑपरेटर भूल गए यार उसको कैसे काम करता है, तो आप जाके इंटरनेट पे लिख दो यार कि अब ये पाइथन आ रहा है, आप जावा स्क्रिप्ट लिख दो, स्प्रेड ऑपरेटर आ रहा है ये, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर से आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। तो आपको इजीली चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती कोई चीज़, आप भूल जाते हो, ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। और बाकी यहाँ पे जो आपके पास लिखा हो इन चीज़ों को पढ़ लेना, क्योंकि जो आपके पास टेस्ट आता है, आपका क्विज होता है जावास्क्रिप्ट का, जो फर्स्ट क्विज होगा आपका, तो वो इन्हीं से आता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इनको भी पढ़ लिया करो कि आगे इसमें कोई चीज़ ऐसी लिखी हो जो आपको आपसे छूट गई हो तो उसको पढ़ लेना। क्लियर है भाई? कोई सवाल आज की क्लास से रिलेटेड?